होने से उनसे जो बैंड बनता है दैट इज कॉल्ड द बेसिकली व्हाट वी कैन से कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी बैंड में होगा तब तक तो वो आपका कंडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट रिकैप, जो सैटरडे वाली क्लास है उसका एक छोटा सा रिकैप है ये। तो जो वहां पे आपका वैलेंसी बैंड होगा उसमें जब तक इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन के लिए फ्री नहीं होगा, इट विल नॉट बी फ्री फॉर द कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन के लिए वो फ्री कब होगा, जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। वैलेंसी बैंड में वो अपने कोई ना कोई बॉन्ड से बंधा हुआ है, इट इज बाउंडेड बाय इट्स सम टाइप ऑफ बॉन्ड, इट मे बी सम कोवेलेंट बॉन्ड, सम मेटेलिक बॉन्ड एंड सम अदर बॉन्ड मे बी देयर अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए some type of energy is required, and that some type of energy is basically called as the conduction band. ठीक है, so that is called forbidden energy gap, that is called as the forbidden energy gap। आई नहीं आई बात समझ में? तो इसीलिए वो जो है आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि forbidden energy gap is the energy given to the electron of the valency band, जिसको लेने से वो कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यानी forbidden energy gap is basically energy to release the electron to make the free electron from its bonding of the valency band। Some other chapter question you are asking, but actually I want to maintain the rhythm of this chapter, so later I will answer this question. How the conservation of energy and momentum, Chadwick was able to determine that the particle was not a proton। Actually आपका जो NCERT में पैराग्राफ दे रखा है सेकंड पेज पे, जो ये चैप्टर चालू होता है न्यूक्लियाई वाला, तो जब चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने पे वो जो न्यूट्रॉन का था बेसिकली आपका पार्टिकल निकलता है, तो न्यूट्रॉन का जो मास था वो स्लाइटली क्या था, बेसिकली स्लाइटली क्या होता है, बेसिकली ज्यादा था प्रोटॉन से। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होने से न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो वो जो न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, उस न्यूट्रिनो पार्टिकल के निकलने से हम एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को मेंटेन कर पाते हैं। मतलब एक्चुअली न्यूट्रिनो और एक इसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, वो पार्टिकल निकलता है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अपनी नेचर को क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, हाउ फार द कंजर्वेशन चैडविक वाज एबल टू डिटेक्ट द पार्टिकल वाज नॉट ए प्रोटॉन, तो वो कोई न्यूट्रॉन, उसने न्यूट्रॉन की खोज का एक्चुअली क्रेडिट जाता है। तो वो एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली थी, एक्चुअली एक तो होता है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन, एक होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन। दोनों में जो पार्टिकल निकलते हैं एनर्जेटिक पार्टिकल्स, उनका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब आपका प्रोटॉन निकलता है तो उस टाइम एंगुलर मोमेंटम जो न्यूट्रिनो होता है उसका अलग था, और जब आपका न्यूट्रॉन रिलीज होता है तो उस टाइम पे जो आपका न्यूट्रिनो निकला था उसका मोमेंटम कुछ डिफरेंट था। तो उसके न्यूट्रिनो के पार्टिकल्स के मोमेंटम और एनर्जी को कैलकुलेट करके उसने बताया कि उस रिएक्शंस में, वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस उसने कुछ कराई थी, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपका जो पार्टिकल है दैट वाज नॉट ए प्रोटॉन, इट वाज ए न्यूट्रॉन, ए न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल। ये है, ये है whose momentum means प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से किसका मोमेंटम ज्यादा होता है? देखो आपका एक तो जो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली पहले आपको इसको एक्चुअली ये आपका क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, ये आपके क्या करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियाई में होते हैं, और आपके न्यूक्लियाई में भी ये क्या करते रहते हैं, बेसिकली रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो बेसिकली मोमेंटम है, वो मोमेंटम आपका कहां से आया, पहले देखना पड़ेगा कि वो जो न्यूक्लियाई में अंडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस दे रिवॉल्व अराउंड, दे रिवॉल्व इन द सर्टेन
उनका स्पिनिंग होता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वहां पे होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपका जो वेलोसिटी होता है उसका ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का, तो मोमेंटम न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन मोमेंटम वाज ग्रेटर, ठीक है, ये है। लेकिन ये बातें क्या है कि एक्चुअली हम 12th लेवल पे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअली एक तो इनका डिटेल, फिर हमें क्या डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाना होता है, फिर हमें वो हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन की बात करनी होती है, तो वो स्पिन की बात हमें इवन आईआईटी लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के स्पिन की बात नहीं की जाती, इलेक्ट्रॉन स्पिन की तो होती है जनरली। तो इसीलिए हमने उसको ओमिट किया था, क्योंकि वो डिग्री लेवल का हो जाता है केस, इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। इसीलिए वो बोर्ड एग्जाम लेवल का और इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के स्पिन और मोमेंटम के बारे में कोई बातें नहीं आती है, तो इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वो हमारे लेवल से बाहर की था, इसीलिए, ठीक है ना बच्चों। बाकी न्यूक्लियाई में अपन आगे अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के स्पिन पे भी जा सकते हैं, उनके इंटरनल स्पिन पे भी अपन जा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अब आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स and semiconductors on the basis of band theory and semiconductors on the basis of band theory। So on the basis of band theory, how can we classify the different types of material, different types of objects, ठीक है ना, on their conducting process, on the basis of their conducting process। तो this classification is done on the basis of the forbidden energy gap। ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया है कि साधारण भी किया गया है, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे किया गया है। तो इसमें कैटेगरी होती है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आता है, ध्यान रखना सभी बच्चे। एक होता है इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर मतलब जो फॉरबिडन एनर्जी गैप हमने डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा ईजी मतलब बैंड गैप, इसको अपन बैंड गैप बोलते हैं। मतलब ये जो समझाया मैंने आपको, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को दी गई वो एनर्जी जिससे वो अपने बॉन्ड से फ्री हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में जाकर कंडक्शन करने में कैपेबल हो जाएगा, दैट इज, ठीक है, यस। तो डेल्टा इजी जो होता है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा के ऑर्डर का होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा के ऑर्डर का यदि बैंड गैप मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप ही है, तो दैट इज उस कैटेगरी के जो मटेरियल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वैलेंसी बैंड है और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है दैट इज एट द ऑर्डर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कंडक्शन बैंड में जा पाए, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की जो एनर्जी है, ये उसको जनरली नहीं मिल पाती है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, यस, ठीक है। तो इसीलिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है फॉर द कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। कंडक्शन प्रोसेस के लिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा इन दिस मटेरियल्स, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप पेपर देखेंगे लास्ट 8-10 सालों के, तो हर 2-3 साल में क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा कि एक्सप्लेन या क्लासिफिकेशन या कंपेयर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। और वहां पे मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और उसको आपको आंसर लिखना होता है, राइटिंग पार्ट है ये। तो उसमें बहुत सारे बच्चे वही रटी रटाई लिख देते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट, दे कंडक्ट एंड दे पार्शियली, और सेमीकंडक्टर लिख देते हैं दे पार्शियली कंडक्ट, जबकि आपको ऐसा नहीं लिखना है। जब भी आपको स्टार्ट, क्योंकि ये तो हम 6-7 का बच्चा बता देगा कि इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट, तो आपको मेनली फोकस करना है जो हमने 12th क्लास में जो कंसेप्ट स्टडी करी है उसके ऊपर आपका आंसर फोकस होना चाहिए।
तो आपका जो मेन आंसर लिखना है, आपको मेनली यहां से स्टार्ट करना है कि इंसुलेटर आर जनरली दोज मटेरियल्स फॉर विच the forbidden energy gap between the valency band and conduction band is at the order of 3 electron volt and more than this, due to which at room temperature so much amount of energy is not provided, or so not applied to the not provided to the electron, so that they can transit from the valency band to conduction band, hence they do not conduct. तब आप फिर लास्ट में लिख, और आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं insulator are the those materials which do not conduct, conductor are the materials which conduct. very good. तो एक्चुअली इसको गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन इट इज नॉट एट द अप टू योर लेवल, जो आप 12th का लेवल है उस लेवल से मैच नहीं करता, ये तो छठी सातवीं का बच्चा भी बता देगा, ठीक है ना। तो आप अपने आंसर में जो मेजर पार्ट है उसमें वो चीजें लिखनी है जो आपने 12th क्लास में स्टडी की है। तो 12th क्लास हमने बैंड थ्योरी स्टडी की है साहब, और बैंड थ्योरी के आधार पर हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप एक टर्म स्टडी करी है, उस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू के आधार पे हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो इसीलिए आपको अपने आंसर का जो स्टार्टिंग है, जो मेजर पार्ट है, वो मेजर पार्ट आपको जो है बेसिकली उसमें पहले फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू से आपको बताना, फिर बैंड डायग्राम आप बनाएंगे, और उसके बाद फिर आप लास्ट में लिख सकते हैं कि वो कंडक्ट नहीं करते तो उसका रीजन फिर आप उसमें लिख देंगे कि ड्यू टू द हाई या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, such amount of energy is not available at the room temperature normal conditions, so they cannot conduct. ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इनकी थोड़ी वैल्यूज आप लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो थोड़ा डेटा यहाँ पे लर्न कर लेना आप लोग। जैसे कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रो, इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻12 से ओम, यूनिट इसका ओम इंटू मीटर बताया था, यस, से लेके 10⁻17 ओम इंटू मीटर के बीच का इनका रेजिस्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी सिग्मा में कुछ भी नहीं करना, माइनस पावर लगा देंगे, -12 से लेके -70 मोह पर मीटर और साइमेन पर मीटर वी कैन राइट। यूनिट ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, मोह पर मीटर। तो 10⁻12 से लेके -17 मोह पर मीटर से लेके 10⁻17 मोह पर मीटर के बीच में इनका वैल्यू होता है, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो रो एंड सिग्मा, ठीक है। सो दिस इज द, और फिर इसमें आप एक टेम्परेचर का पॉइंट डाल सकते हैं, ये आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है ना। जैसे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, फिर अलग अलग पॉइंट्स हो गए। पहले इनका बैंड गैप का वैल्यू हो गया, फिर ये बैंड डायग्राम बन गया, फिर रेजिस्टिविटी और सिग्मा का वैल्यू हो गया, और फिर टेम्परेचर से आप इसको अटैच कर सकते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट 1000 केल्विन और 800 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर जब इनका इंक्रीज किया जाता है, देन some electrons get agitations and able to transit in the conduction band for conduction. इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि ये कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब some very few electrons which are insignificant। मतलब अपन एक बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्योरेटिकली कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने बॉन्डिंग को ब्रेक करके, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में जाने में केपेबल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो रेजिस्टिव इफेक्ट है वो क्या माना जाएगा, डिक्रीज होता है। इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज हो जाती है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स डिक्रीजेस, ओके। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कोई माइक्रो एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होने लग जाती है, कोई मामूली सी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, वो भी कब, बहुत हाई टेम्परेचर पे। सो इसीलिए इंसुलेटर्स आर नॉट यूजफुल एट हाई टेम्परेचर आल्सो, रिमेंबर दैट। फिर इसके बाद एक कैटेगरी आती है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा ही है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी एक बार फटाफट से मैं ब्रश अप कर देता हूँ। कंडक्टर्स मतलब जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कई बुक्स में इसको नियरली जीरो भी बोला गया है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अप्रोक्सीमेटली जीरो, इतना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। यानी इनमें बोला गया है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है, कंडक्टर्स में वैलेंसी बैंड है, और जो कंडक्शन बैंड होता है, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड, वीबी मतलब वैलेंसी बैंड,
ये आपके क्या होते हैं, ओवरलैप्ड कंडीशन में होते हैं, दे आर जस्ट इन ओवरलैप्ड कंडीशंस। तो दे आर इन ओवरलैप्ड कंडीशंस, ये आपके क्या होते हैं, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप्ड कंडीशन में होते हैं। और ये जो एनर्जी इनको चाहिए होती है रूम टेम्परेचर पर ही इनको अवेलेबल हो जाती है। तो रूम टेम्परेचर पर ही इनका इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में ही है। मतलब अब यूं कहें कि रूम टेम्परेचर पे इनका जो वैलेंसी बैंड का जो बॉन्ड वो ऑटोमेटिकली ब्रोकन है, टूटा हुआ है, और ऑटोमेटिकली द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कंडक्शन बैंड। तो इसीलिए बोला जाता है कि देर इज नो बैंड गैप और वेरी नेग्लिजिबल बैंड गैप बिटवीन द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। एट रूम टेम्परेचर दे हैव गॉट सफिशिएंट एनर्जी to break their bond and to go in the conduction band, and they can easily conduct, they can easily conduct। ठीक है, इनकी थोड़ी वैल्यू याद कर लेना। फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 3 से लेके, सॉरी रेजिस्टिविटी है सही है, -8 ओम इंटू मीटर। और कंडक्टिविटी में प्लस पावर कर दो 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर +8 मोह पर मीटर। मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव पावर में, और रेजिस्टिविटी उतनी नेगेटिव पावर में आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 3 से 8, यस, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द, ये वेरी भी थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती है अलग अलग बुक्स में, आपका एनसीईआरटी वाई लर्न कर लेना। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एज द बेसिकली कंडक्टर्स। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, तो ये तो हमने आपको पहले बता दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, बेसिकली इनकी कंडक्टिविटी कम होगी, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले ही कंडक्शन बैंड में है रूम टेम्परेचर पे। तो यदि हम फर्दर इसको हीट करेंगे तो फिर हमारा कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा, कोलिजन वाला कंसेप्ट आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रीक्वेंटली, कोलिजन उनकी इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाने से उनका ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर्स के लिए व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ इसके बाद अब एक थर्ड कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है जो जिसपे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। द थर्ड कैटेगरी दैट इट इज टोल्ड on which this whole chapter is based, that is called semiconductor। तो अभी यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जो बताई गई है दैट इज सेमीकंडक्टर, वी कैन एक्सप्लेन हियर। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल जिनका जो बैंड गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। मतलब कि इंसुलेटर के बैंड गैप से बहुत कम हो गया, काफी कम हो गया, उसका तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर देन दैट बताया था, और इसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उसके आसपास होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 सेमीकंडक्टर्स हमारे फेमस होते हैं, सिलिकॉन, एसआई और जर्मेनियम, जीई। तो इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो आपका अलग अलग वैल्यू होता है। एक का तो आपका लगभग 0.72, इसका होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी ऑर्डर 1 मतलब 0.7 भी वेरी क्लोज टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा दूर नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अपन यहाँ पे एक रेफरी जनरली अपन ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज forbidden energy gap in the order of approximately 1 electron volt। तो इनका जो forbidden energy gap होता है वो 1 electron volt या उसके ऑर्डर का होता है। so these are basically called as the semiconductors। ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, पहली बात क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन द इंसुलेटर बट लेस देन कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से क्या होती है, थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि इंसुलेटर से का फॉरबिडन एनर्जी क्या बहुत कम है। देखो हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है फॉर कंडक्शन बैंड, बट इन सेमीकंडक्टर some electrons can able to gain this energy, this amount of energy, and they can transit into the conduction band। तो आप ये मान लीजिए कि कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन, ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कि किसी रूम टेम्परेचर पे यदि कंडक्टर्स में 1000 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंडक्टर में, तो उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स मान लो।
तो इसीलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर से कम होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द सेमीकंडक्टर। इसलिए इनको क्या बोला गया है, सेमीकंडक्टर बोला गया है, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। तो इनका बैंड डायग्राम भी आपको क्लियरली दिखना चाहिए इस तरह से। ये वैलेंसी बैंड और ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप विच इज एट द, ओवरलैप भी नहीं होते हैं, ओवरलैप भी नहीं होते हैं तो एकदम दूर भी नहीं होते हैं, जस्ट लाइक इंसुलेटर एकदम दूर भी नहीं होते हैं दोनों बैंड, और कंडक्टर्स की तरह एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं होते हैं, ओवरलैप्ड कंडीशन पे भी नहीं बताते होते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, वैल्यूज इनकी आप लर्न कर सकते हैं, रो की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी इनकी 10 की पावर -3 से लेके -3, सॉरी 10 की पावर -1 से -2 -3 के बीच में होती है, और कंडक्टिविटी आप उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन्स का एजिटेशन और ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू गो इन द, एबल टू रीच इन द कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्शन। तो ये कंडक्शन बैंड में आसानी से क्या कर पाएंगे, कंडक्शन कर पाएंगे, कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो। सो दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो क्लासिफिकेशन जब भी करेंगे तो आप एक पॉइंट्स वाइज एक टेबल टाइप बना लेंगे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, उसमें अलग अलग पॉइंट्स, तीनों के बैंड डायग्राम और बैंड गैप, ये पहले आपके पॉइंट रहने चाहिए, ना कि बिड़ते पहले ऐसे लिख देंगे कि दे कंडक्ट, दे डू नॉट कंडक्ट, लाइक दैट, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप हाईलाइट, जो मेन चीजों को हाईलाइट करेंगे, जो 12th लेवल की चीजें हैं उनको यदि हम हाईलाइट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, तो नाउ ओवर दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। ओके, तो नाउ वी कैन स्टडी द सेमीकंडक्टर। तो अब हमारा को सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर से फिर क्या बनता है, डायोड बनते हैं, डायोड कैसे ऑपरेट होते हैं, ये सारी बातें बताई गई है। और आजकल की जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो भी आपकी है, उसका जो बेस है, मेन पॉइंट है, वो आपका डायोड ही है। डायोड से फिर आगे ट्रांजिस्टर बनता है, डायोड और ट्रांजिस्टर ही आपके आईसी में होते हैं। जो आईसी होती है ना कंप्यूटर वगैरह मोबाइल में, जो इनके मदरबोर्ड में सेंसिटिव पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं आईसी। ठीक है ना, तो आईसी में डायोड और ट्रांजिस्टर ही होते हैं। अब वो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक पढ़ते हैं पहले, एक्सट्रिंसिक इसके बाद हम लेंगे। एक्सट्रिंसिक मतलब प्योर इम्प्योरिटी वाले, जिनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी की डोपिंग होती है, वो आगे बताएंगे व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज इम्प्योरिटी, व्हाटएवर। सबसे पहले इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब विदाउट एनी डोपिंग, विदाउट एनी डोपिंग, प्योर सेमीकंडक्टर, विदाउट एनी डोपिंग, प्योर सेमीकंडक्टर। अपने नेचुरल फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होता है, अपने नेचुरल फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर होता है, विदाउट एनी डोपिंग और विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, दैट सेमीकंडक्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। तो इसका जो मेन एग्जांपल हमने पहले ही बता दिया, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं, जो हमारे पीरियड टेबल में 4th ग्रुप के मेंबर होते हैं, और इनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है, 4। 4 का मतलब देखो, आप इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता चुका हूँ, 1s2, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो आपने सीखा ही होगा ना, 1s2 2s2 इस तरह से, 2p6 3s2 3p6, फिर बीच में एक 3d10 आएगा, फिर 4s2 4fp2। तो
तो इसमें देखो लास्ट के जो ये वैलेंसी शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन लगभग आपका सिलिकॉन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये देखो इसमें लास्ट में देखो, इसका लास्ट में देखो ये 4s2 4p2 3s2 3p2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम आ रहा है। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। और ये इनका जो लेटर स्ट्रक्चर बनता है, इनका लेटर स्ट्रक्चर भी आपका क्या होता है, सेम होता है। कैसे बनता है कि कोई भी जो जर्मेनियम या सिलिकॉन एटम होता है, एनी जर्मेनियम एटम और सिलिकॉन एटम यू नो शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर इट्स वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द नेबरिंग जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम। यदि सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का लैटाइस, और जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का। तो कोई भी जर्मेनियम एटम या सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन, जो भी अपन को दोनों ही में ही होता है, सेम होता है। तो अपन एक पकड़ लेते हैं, जर्मेनियम ले लेते हैं जैसे। तो जर्मेनियम एटम अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब शेयरिंग का मतलब समझते ही हो कि एक इलेक्ट्रॉन खुद का होगा जर्मेनियम का, एक इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम का, तो उसके दोनों पर क्या होगा, उन दोनों का राइट होगा। दोनों उसके ऊपर क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, दोनों का पार्टनरशिप होगा। और केमिस्ट्री में आप लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप के कारण जो बॉन्ड बनता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द वैलेंस बॉन्ड। उसको सॉरी हाँ, वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड, यस कोवेलेंट बॉन्ड यहां बनता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में कौन सा बैंड होता है, हमेशा याद रखना सभी स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बैंड बॉन्ड होता है। विच टाइप ऑफ द बैंड एग्जिस्ट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से शो करते हैं, और फिर इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। लेट अस सी। तो रिमेंबर हियर कि इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका जर्मेनियम एटम है। अब ये हमारा ये नेबरिंग जर्मेनियम एटम से, ये देखिए ये नेबरिंग जर्मेनियम एटम है, ये नेबरिंग जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का पार्टनरशिप करके ये इस तरह से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अभी मैंने क्या बनाया देखो, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ डायग्राम में। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बताया जा रहा है, उसमें भी ऐसे ही डायग्राम्स आपको नजर आएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे ये जर्मेनियम एटम, ठीक है ना, एक मिनट, नाउ यू सी, ये जर्मेनियम एटम है। तो ए इलेक्ट्रॉन, ये जो पिंक आपको दिख रहा है, ये पिंक तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये पिंक में इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जर्मेनियम है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब ये इस नेबरिंग जर्मेनियम से क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा इस जर्मेनियम एटम से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इसका भी राइट होगा, इसका भी राइट होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके भी काउंट होंगे, इसके भी काउंट होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे ही होता है, आप जानते हैं आई थिंक, है ना। फिर ये भाई ऐसे ये इस नेबरिंग जर्मिनेटर को पकड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो ये दोनों पे बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे, तो आप देखो इस तरह से सेंट्रल जर्मिनेटर एटम ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। आपको पता ही है कि स्टेबिलिटी ऑपरेट करने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, आप आई थिंक केमिस्ट्री में सब पढ़े हैं। तो इस तरह से कोई भी जर्मेनियम एटम अपने नेबरिंग जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन्स का पार्टनरशिप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड से उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, ये कौन से बैंड में बताया गया है, वैलेंस बैंड में होता है। काय में होता है, वैलेंस बैंड। तो ये तो होगा इसकी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि 0 केल्विन, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, तब तो ये भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। एक बात हमें ध्यान रखना, 0 केल्विन टेम्परेचर यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दे बिहेव एज ए इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इन दिस कंडीशन नाउ वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू रूम टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर तक इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू रूम टेम्परेचर, देन सम इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन, नॉट सम, सभी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, जैसा ये जर्मेनियम है,
तो इसको अपने कंडक्शन बैंड में जाने के लिए लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए। ये वैलेंसी बैंड है और ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का एनर्जी उसको चाहिए। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके कहां चले जाते हैं, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां पे वो कंडक्ट करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे चार्ज कैरियर। लेकिन यहां पर अब क्या देखने वाली बात है कि वैलेंसी बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की इस वैकेंसी का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। इस वैकेंसी को पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को बोला जाएगा होल। तो यहां पे एक तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हो गया वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जा रहा है होल। अब इसको मैं क्यों सिग्निफिकेंट मान रहा हूं, इसको भी हम चार्ज कैरियर मान रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं यहां तो पार्टिकल है ही नहीं, फिर चार्ज कैरियर कैसे। देखो ये दो डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गए। यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, नाउ इट कैन कंडक्ट सेपरेटली। उसी टाइम पर क्या होगा कि अब ये लैटाइस पूरा फैला हुआ है, पूरा लैटाइस ये आगे तक फैला हुआ है एटॉमिक लेवल पे। इसी लैटाइस में अब सपोज मान लो आपका ए पॉइंट से इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में, तो अब किसी बी पोजीशन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां पे जंप करेगा और वो होल आपका कहां क्रिएट हो जाएगा, बी पर क्रिएट हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए। क्या बोला मैं कि सपोज रूम टेम्परेचर पे किसी ए पोजीशन का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर रहा है, अब वैलेंसी बैंड में क्या हो रहा है उसको हम समझ रहे हैं। तो वैलेंसी बैंड में सपोज मान लो किसी ए पॉइंट पर होल क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाने से, तो उसी टाइम पे उसी लैटाइस में कोई दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे ट्रांजिट कर जाएगा और वो होल कहां चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। अब इसको अनस्टेबिलिटी आ गई तो इसको स्टेबल करने के लिए कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन सी से बी पे चला जाएगा और वो होल कहां क्रिएट हो जाएगा, बी पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फिर कोई डी से यहाँ पे आएगा और ये होल यहाँ पे क्रिएट होता है। यानी वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है मोशन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है तो ऐसा नजर आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्या हो रही है, जो ए पे क्रिएट हुई थी वो डी पे आ गई। तो वैलेंसी बैंड के अंदर भी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग चालू हो गई। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि होल आपका क्या हो रहा है, ए से डी पे आ गया। यानी वर्चुअली हमें ऐसा लग रहा है जैसे होल मोशन कर रहा है। होल वास्तव में कोई मोशन नहीं होती, होल मोशन एक वर्चुअल, अब हम मानते हैं कि होल मोशन कर रहा है, वास्तविक मोशन तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा होता है। लेकिन ये मोशन उस कंडक्शन बैंड वाले एनर्जी लेवल से डिफरेंट है, इसलिए इस मोशन का भी कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए इसके अंदर कंडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स का भी एग्जिस्टेंस होता है। आई कुछ बात समझ में आपको। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि आपके वैलेंसी बैंड में तो होल्स और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। तो आई थिंक 10-12 इज देयर ऑलरेडी, 10-15 पे आपका नेक्स्ट क्लास है अरेंज। Student, suddenly your strength is reduced. 29 students only there. This is not the good symbol. अचानक से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अचानक से डाउन हो गई। अर्लियर गुड ओनली 7-8 बच्चे ही छुट्टी मार रहे थे। नाउ आई कैन सी दैट many more students are disappear today from the class. This is not the good symbol. ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द बेसिकली कंडक्शन प्रोसेस इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब कंडक्शन होने लगता है तो वहां पे दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हमारे एग्जिस्टेंस में आते हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और एक को अपन क्या बोलते हैं, होल्स। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर द बेसिक चार्ज। तो होल का आई थिंक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला गया वो अधिकतर यही डाउट रहता है कि होल क्या बारी है, होल कैसे मोशन कर रहा है। तो मैंने आपको बहुत ही
क्लियर वर्ड्स में इजी तरीके से समझा दिया है कि होल की मोशन एक वर्चुअल मोशन मानी गई है, वास्तव में होल मोशन नहीं करता, वो मोशन करता हुआ अपीयर होता है, वास्तव में तो मोशन इलेक्ट्रॉन ही करता है। जहां पे वो वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई कंडक्शन बैंड में जाने से, उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए उसी वैलेंसी बैंड का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे जंप करेगा, फिर वो होल आपका वहां पे आ जाएगा, फिर वो तीसरी कोई सी से वो इलेक्ट्रॉन वहां जंप करेगा तो वो होल आपका सी पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है इलेक्ट्रॉन का, और ये प्रोसेस आपका बेसिकली यहाँ पे बेसिकली होता है। तो इस तरह से देयर आर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। यहाँ पे बोला जाता है होल इन मोशन, लेकिन वास्तव में मोशन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बस ये ध्यान रखना है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So my dear students, our watch is saying to that we should of this class, it's time over 10:15 exactly हो गया, आज तो पढ़ाते पढ़ाते टाइम का पता नहीं लगता। So we will meet after winter vacation in 4th January 2021, and I have told you the homework also. I will give the assignment also. Everybody should complete the homework, ठीक है, and also try for the projects, ठीक है, that is also a good exercise in vacation. Thank you very much for the class, and Thank you, sir. we hope that in new year we will be able to meet physically, in the sense